हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कल की क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और हमने देख लिया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक विटेकर ने 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बच्चों क्लासीफाई किया और हमने उन ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का आपको एक फ्लो चार्ट भी बच्चों बनवाया था। आपको सबसे पहले याद करना है कि कौन से 5 किंगडम्स आर.एच. विटेकर ने दिए। पहला किंगडम दिया बच्चों किंगडम मोनेरा, मतलब एज सच किंगडम तो सारे विटेकर ने नहीं दिए। जैसे कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि विटेकर ने 4 के बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको दिया। तो विटेकर ने एक किंगडम को इंक्लूड किया बच्चों, नए किंगडम को। मतलब ये नहीं है कि 5 किंगडम विटेकर ने ही बताए। विटेकर से पहले 4 किंगडम का क्लासिफिकेशन हो चुका था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया। ऑलरेडी 4 किंगडम डिस्कवर हो चुके थे या 4 किंगडम्स के नाम आइडेंटिफाई हो चुके थे। 5वां किंगडम और उन 5 किंगडम के ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक वे में क्लासिफाई किया विटेकर ने। तो आप ये मत सोचें कि 5 किंगडम विटेकर ने बताए। विटेकर से पहले 4 किंगडम ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके थे। उसने एक किंगडम को और ऐड कर टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया और उस क्लासिफिकेशन के लिए विटेकर ने क्राइटेरिया बनाया बच्चों। ये क्लासिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी विटेकर के कि उसने जो क्राइटेरिया बनाया उस क्राइटेरिया में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आ गए बच्चों। जैसे क्राइटेरिया क्या लिया, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं क्राइटेरिया क्या होता है। आपने कल ये पढ़ा कि एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल्स 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। अगर आपसे ये हम पूछें कि किस बेसिस पर किया, तो आप कहोगे एरिस्टोटल ने कहा जो रुका रहे वो प्लांट और जो चलता चले वो एनिमल। यानी जो मूवमेंट कर सकता हो वो प्लांट और जो मूवमेंट कर सकता हो वो एनिमल, जो मूवमेंट ना कर सकता हो वो प्लांट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल का क्राइटेरिया ये हुआ कि उसने ये देखा कि कौन स्टेशनरी और किसमें मूवमेंट होता है बच्चों। इसी तरह विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसके लिए विटेकर ने क्राइटेरिया यूज किया। सबसे पहला विटेकर का यह कहना कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा और आप उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मतलब आप उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना चाहते हैं, यानी आप उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं, आप उसका जीनस, स्पीशीज, कुछ भी किंगडम वगैरह जानना चाहते हैं, तो यहां जो क्राइटेरिया बताया गया वो किंगडम के लिए बताया गया। यहां जो क्राइटेरिया बताया गया उससे ये डिसाइड होगा बच्चों कि 5 में से किस किंगडम में ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा। तो यहां के जो क्राइटेरिया होंगे उन क्राइटेरिया से ऑर्गेनिज्म का किंगडम डिसाइड होगा और कुछ डिसाइड नहीं होगा, कोई दूसरा कैटेगरी डिसाइड नहीं होगा, सिर्फ किंगडम डिसाइड होगा। अब वो क्राइटेरिया क्या थे बच्चों? पहला क्राइटेरिया लिया गया कि आप ऑर्गेनिज्म के सेल का स्ट्रक्चर देखोगे, और ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप अगर किसी भी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिज्म कहोगे तो उसमें सेल प्रेजेंट होंगे ही होंगे। बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता। विदाउट सेल देयर इज नो ऑर्गेनिज्म। जब बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होगा, तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिज्म के सेल का स्ट्रक्चर देखोगे। और सेल के स्ट्रक्चर में क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा, ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल वाला होगा या फिर यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहने से मतलब ये हुआ बच्चों
कि उस सेल के स्ट्रक्चर में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा बच्चों। और क्या ऑब्जर्व करोगे आप? और ये ऑब्जर्व करोगे यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। और साथ साथ प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होंगे। अभी मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट मतलब आप सेल को अंदर से देखो, मतलब सेल का स्ट्रक्चर देखो। अगर उस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप 9th में भी सेल पढ़ते हो बच्चों, हम सेल यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इतना फंडामेंटल तो मानकर मैं चलूंगा कि आपको इतना पता होगा, इतनी फंडामेंटल बातें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स क्या होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं। ऑर्गेनील्स क्या होते हैं? सेल के अंदर ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिनका अपना कुछ खास काम हो, उनको बोला जाता है ऑर्गेनील्स। तो सेल के अंदर ऑर्गेनील्स ना हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स ना हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, तो ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आएगा। और बच्चों कल हमने लिखा था, अगर आपके याद हो, कल हमने लिखा था ऑर्गेनिज्म आप देखोगे पहले प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा बच्चों। और अगर यूकैरियोटिक होगा तो आप कहोगे यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, उसका अपोजिट होगा बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और साथ साथ यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट। तो ये बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा यूकैरियोटिक का। तो विटेकर ने कहा कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को किंगडम में क्लासिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप देखोगे उसके सेल का स्ट्रक्चर कि भाई वो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मतलब सेल स्ट्रक्चर देखने के बाद आप उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखोगे। बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ बच्चों कि आप उसमें ये देखोगे कि वो एक सेल से बना होगा या बहुत सारे सेल से बना होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसकी बॉडी कितने सेल से मिलकर बनी होगी। भाई जाहिर सेल तो उसमें होगा ही होगा। अब आप ये देखोगे पहले कि उसका सेल प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक, और साथ साथ आप ये देखोगे कि उसकी बॉडी में कितने सेल्स होंगे, या तो वो एक सेल से बना होगा या फिर वो बहुत सारे सेल से बना होगा, मतलब मल्टी सेलुलर होगा। सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर के सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बच्चों कल हमने पढ़ा कि अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा, यूनिसेलुलर होगा, तो बताओ कौन से किंगडम में रखा जाएगा। आप आंसर देंगे किंगडम मोनेरा। और ये नीट में बच्चों क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके कि आप प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर को किस किंगडम में रखोगे। आंसर होगा किंगडम मोनेरा, जो कल हमने पढ़ा था, किंगडम मोनेरा। आप यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को किस में रखोगे। आंसर होगा किंगडम प्रोटिस्टा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो और उसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील भी हो, वो रखा जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा में। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो, उसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो,
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स ना हो तो आप उसको रखोगे किंगडम मोनेरा में। तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा। और बच्चों मल्टी सेल्युलर प्रोकैरियोटिक नहीं होता, मल्टी सेल्युलर प्रोकैरियोटिक नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं देखा गया कि बहुत सारे सेल से बना हो और वो प्रोकैरियोटिक हो। मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक। तो कितने किंगडम मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक होंगे? कितने किंगडम मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक होंगे? भाई किंगडम फंजाई मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक, किंगडम प्लांटी मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक, किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक। 3 किंगडम मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक होंगे। एक किंगडम यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होगा और एक किंगडम यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि किंगडम मोनेरा का जो भी ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में रखोगे वो एक सेल से बना होगा और प्रोकैरियोटिक होगा, जिसको प्रोटिस्टा में रखोगे वो एक सेल से बना होगा, यूकैरियोटिक होगा। चलो जी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद थर्ड क्राइटेरिया, विटेकर ने यह देखा कि ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कहां से पूरा करेगा। भाई हर ऑर्गेनिज्म के पास सेल का स्ट्रक्चर होगा, हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, हर ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब यहां जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया गया बच्चों, यहां जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया गया उसको जरा समझना। देखो ऑर्गेनिजम्स का जो सेल होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म का सेल, जैसे मैं 2 तरह के सेल बनाता हूं, जरा समझना आप। 10th में जो आपने पढ़ा होगा उसी के बेसिस पर मैं समझाता हूं। हर सेल को रिक्वायरमेंट होती है बच्चों ग्लूकोज की, हर सेल को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। किस लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है? भाई हमने 10th क्लास में ये पढ़ा कि भाई ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में, है भाई, यही तो पढ़ा। और ग्लूकोज से एनर्जी मतलब एटीपी, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से आप पढ़ते हो, ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन ये हर सेल में होता है बच्चों। मतलब आप समझिए हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज, हर सेल को ग्लूकोज चाहिए। हमारी बॉडी के हर सेल को या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको जनरली ग्लूकोज चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस ग्लूकोज को बाहर से लेते हों, बाहर से मतलब इन्वायरमेंट से लेते हों, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में ग्लूकोज ना बनता हो, बाहर से ग्लूकोज लेते हों फिर वो एटीपी बनाते हों। जैसे हम बाहर से खाना खाते हैं बच्चों, उसी खाने में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसी ग्लूकोज से एटीपी बनता है। तो अगर ग्लूकोज बाहर से आएगा तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाएगा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक, एक मिनट, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एटीपी को बनाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा। कैसे? जब तक इसको बाहर से ग्लूकोज नहीं मिलेगा तब तक एटीपी नहीं बनेगी, और जब तक एटीपी नहीं बनेगी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए जो ग्लूकोज दूसरे से लेते हो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक। और जो ग्लूकोज अपने ही सेल में बना ले, कैसे बना लें? कि भाई सनलाइट की एनर्जी को यूज कर कर, सनलाइट की एनर्जी को यूज कर कर ग्लूकोज अपने ही सेल में बनाएंगे और उसको अपना यूटिलाइज करेंगे, उससे अपनी एनर्जी बनाएंगे। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ग्लूकोज सेल के अंदर बनेगा। आपने पढ़ा होगा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज सेल में बनेगा और जो ग्लूकोज अपने सेल के अंदर बना ले उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, जो ग्लूकोज बाहर से ले उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक। तो विटेकर ने ये कहा कि आप ये देखो कि ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, या तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब अपना ग्लूकोज खुद बना लेगा, या फिर वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हेटेरोट्रॉफिक होगा, मतलब वो अपने ग्लूकोज के लिए दूसरों पर डिपेंड करेगा। तो थर्ड क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, उसमें देखना है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। दूसरा क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें देखना है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। थर्ड क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें देखना है ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। फोर्थ क्राइटेरिया बच्चों विटेकर ने यूज किया, उस क्राइटेरिया को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। यानी फोर्थ क्राइटेरिया जो विटेकर ने लिया उसमें यह देखा जाएगा कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है भाई? एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है बच्चों, जो आप 10th में भी पढ़ते हो। अब रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी बात समझ लो कि अगर रिप्रोडक्शन इस तरह से होता हो, समझना जरा, अगर रिप्रोडक्शन ऐसे होता हो कि मेल गैमीट फ्यूज करता हो फीमेल गैमीट के साथ, यानी गैमीट सेल का नाम होता है, मेल से आने वाला सेल मेल गैमीट, फीमेल से आने वाला सेल फीमेल गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करते हो और जाइगोट बनता हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, और फिर इस जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता हो। अगर ऐसा रिप्रोडक्शन होता हो, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन की शुरुआत अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से होती हो, जैसे कि हमारी होती है, फादर से मेल गैमीट, मदर से फीमेल गैमीट, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, उस जाइगोट से हम बनेंगे। प्लांट में भी होता है ऐसे। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बच्चों बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन मतलब नया ऑर्गेनिज्म इस तरह से बने कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बने, उससे नया ऑर्गेनिज्म बने, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बच्चों अगर विदाउट गैमीट फ्यूजन, मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ, फ्यूजन मतलब मिलना, मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिले जाइगोट बना, नया ऑर्गेनिज्म बना, तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बिना गैमीट के फ्यूजन के अगर नया ऑर्गेनिज्म बनता हो, बिना गैमीट फ्यूजन के अगर नया ऑर्गेनिज्म बनता हो, तो ये कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करेगा, और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमीट फ्यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म की बॉडी टूट जाएगी, उस टूटे हुए पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब गैमीट का फ्यूजन ना हो, कुछ भी हो जाए, गैमीट का फ्यूजन ना हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और गैमीट का फ्यूजन हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें देखा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि रिप्रोडक्शन में दो टाइप होगा, या तो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, या ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होगा, या तो सेक्सुअल या असेक्सुअल।
सेक्सुअल या असेक्सुअल। सेक्सुअल में मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन और असेक्सुअल में मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। कितने क्राइटेरिया हो गए? 4 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दूसरा क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, थर्ड क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, फोर्थ क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन उसमें कैसे होगा। अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक रेगुलर होने वाला मेथड है। मोड जनरली उसमें लगता है जो तरीका रेगुलरली चलता हो, रेगुलरली। भाई न्यूट्रिशन एनर्जी रिक्वायरमेंट तो पैदा होने से लेकर मरने तक ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी होती है कि ऑर्गेनिज्म को हर टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन ऑर्गेनिज्म हर टाइम रिप्रोडक्शन नहीं करता। भाई न्यूट्रिशन का मोड यानी न्यूट्रिशन तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि ऑर्गेनिज्म के साथ हर टाइम जुड़ी हुई है कि ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी ऑल टाइम फॉर एनर्जी। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो ऑल टाइम चलता हो कि जब तक ऑर्गेनिज्म रहेगा तब तक उसमें रिप्रोडक्शन होता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो यहां पर रिप्रोडक्शन में मोड इस्तेमाल नहीं किया गया, न्यूट्रिशन में मोड इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो रेगुलर प्रोसेस है, ये रेगुलर प्रोसेस नहीं है। अब नीट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया और बच्चों ने गलत किया, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन ये आया कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया विटेकर ने इस्तेमाल नहीं किया अपने क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके क्लासिफिकेशन में कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं हुआ। पहला ऑप्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा ऑप्शन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन सेल स्ट्रक्चर। और बच्चे ये कंफ्यूज हो गए तो विटेकर ने तो रिप्रोडक्शन भी बताया, न्यूट्रिशन भी बताया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बताया और सेल स्ट्रक्चर भी बताया। बच्चों विटेकर ने रिप्रोडक्शन बताया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं बताया। उसने सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात की, उसने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात नहीं की क्योंकि रेगुलर मेथड नहीं होगा, वो रेगुलर मेथड होगा। आ रही है बात समझ में जी? तो ये याद रखना है। और लास्ट क्राइटेरिया, 5 ही किंगडम और 5 ही क्राइटेरिया बच्चों। लास्ट क्राइटेरिया जिसको बोला जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और अगर आपके याद हो लिविंग वर्ल्ड में हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था बच्चों। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोला जाता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब यानी जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को किंगडम में क्लासिफाई करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे सेल का स्ट्रक्चर कैसा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, फिर देखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद आखिर में देखोगे आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और इसका मतलब हमने पहले डिटेल में समझाया हुआ है बहुत आराम से बच्चों, लेकिन जल्दी शॉर्ट में बता देते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर यह देखा जाता हो कि ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन, कि ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से पहले आया, किसके बाद आया। जैसे हम इंसानों का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं तो इंसान मैच करते हैं बंदर के साथ, गोरिल्ला के साथ, चिंपैंजी के साथ। तो इंसानों का गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, एप्स, इन सब के साथ क्या रिलेशन। हम पहले आए कि वो पहले आए, उनसे हम बने, वो हमारे से बने, अकॉर्डिंग टू साइंस। ये सब देखना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है बच्चों। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, और 5 ही क्राइटेरिया यूज किए बच्चों। क्राइटेरिया याद रखने, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं इतना याद रहेगा आपको। चलो भाई।
अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इतना पढ़ लिया, ये हमारे पास हो गया क्राइटेरिया। चलो जी, अब हम पहला किंगडम पढ़ते हैं बच्चों। पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, जरा समझिएगा हम किस वे में पढ़ेंगे, कितना आसान हमारे लिए हो जाएगा बच्चों इसको पढ़ना। क्राइटेरिया पढ़ने के बाद कितना आसान हो जाएगा किंगडम मोनेरा को पढ़ना। देखो भाई, किंगडम मोनेरा जो होगा, सबसे पहले आप जाने मोनेरा, समझिएगा जरा, मोनेरा किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है बच्चों। मोनेरा किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है बच्चों, ये एक कैटेगरी का नाम है, कैटेगरी। जैसे इंडिया बच्चों, इंडिया किसी इंसान का नाम नहीं है, इंडिया एक कंट्री का नाम है बच्चों। समझना जरा, लॉजिकली समझना। इंडिया किसी इंसान का नाम नहीं है, इंडिया एक कंट्री का नाम है जिसमें ढेर सारे इंसान रहते हैं, मतलब जिसमें इंसानों की एक पूरी पॉपुलेशन रहती है, उसका नाम है इंडिया। और इंडिया में रहने वाले हर इंसान को, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में रहता हो, आप उसको इंडियन कह सकते हो। अब मैं अगर अपनी बात करूं कि क्या मैं इंडियन हूं भाई? हां, लेकिन क्या मेरा नाम इंडियन है? नहीं भाई, मेरा तो अपना अलग नाम है। तो मैं अपने नाम की अगर बात करूं तो मुझे इंडियन कहा जा सकता है बच्चों। मुझे इंडियन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं। तो इंडिया क्या किसी इंसान का नाम है? नहीं, इंसानों के ग्रुप का नाम है पूरा, कि इस देश में, इस हिस्से में जितने इंसान रहते हों वो सब इंडिया के अंदर आएंगे और वहां हर इंसान को इंडियन बोला जाएगा। तो इंडिया बेसिकली एक कंट्री का नाम है बच्चों, कंट्री का नाम है। और इंडियन सिटीजन्स का नाम है बच्चों, उसमें रहने वाले नागरिकों का नाम। ऐसे ही मोनेरा एक कैटेगरी का नाम है, किंगडम। मोनेरा किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है बच्चों। और इस किंगडम मोनेरा में जितने भी मेंबर्स होंगे, किंगडम मोनेरा में जितने भी मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स को बच्चों मोनेरियंस बोल दिया जाता है, मोनेरियंस, या उनको बैक्टीरिया बोल दिया जाता है, मोनेरियंस या फिर बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो आप मोनेरा और मोनेरियंस, इन दोनों में फर्क समझें। जैसे इंडिया और इंडियन, इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको कि इंडिया और इंडियन दोनों में फर्क होगा भाई। इंडिया कंट्री का नाम, इंडियन सिटीजन का नाम। मोनेरा किंगडम का नाम, मोनेरियन उस किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स का नाम। तो इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको मोनेरियन या बैक्टीरिया बोला जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और क्या समझना है बच्चों आपको? अब आपको यहां जो हमने क्राइटेरिया यूज किया, वो क्राइटेरिया यहां पर यूज कर इस किंगडम को समझना है बच्चों। जैसे आप पहले ये जानोगे कि इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अगर आप इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर जानोगे तो बच्चों आप ये ऑब्जर्व करोगे कि किंगडम मोनेरा में, मतलब जितने भी बैक्टीरिया होंगे, मोनेरियंस होंगे, उन सबका सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक होगा। और सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक होने का मतलब कि उनके सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स और न्यूक्लियस दोनों नहीं होंगे। और आप क्या देखोगे? और आप ये देखोगे कि इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये होगा कि वो यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे बच्चों? यूनिसेलुलर। तो अब ये अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म,
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे? आंसर होगा किंगडम मोनेरा। थर्ड बच्चों यहां देखा जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, वो कैसे अपनी रेगुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगर मोनेरा में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि मोनेरा के जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा बच्चों, मोनेरा के मेंबर्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसमें एक बहुत बड़ी तादाद का मतलब वास्ट मेजोरिटी का मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स, ज्यादातर मेंबर। तो किंगडम मोनेरा में ज्यादातर मेंबर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा बच्चों हेटेरोट्रॉफिक। कहने का क्या मतलब हुआ कि बैक्टीरिया में मेजोरिटी, ज्यादातर बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो बाहर से ग्लूकोज लेंगे। बहुत कम बैक्टीरिया बच्चों, सम ऑफ दी बैक्टीरिया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम ऑफ दी बैक्टीरिया, कि कुछ बैक्टीरिया होंगे, सारे नहीं, बहुत थोड़े बैक्टीरिया, बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे होंगे बच्चों जिन बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होगा। और जिन बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होगा बच्चों, वो दो तरह से होगा। जरा इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, कि भाई किंगडम मोनेरा में जो भी आएगा वो प्रोकैरियोटिक होगा, वो यूनिसेलुलर होगा, मोस्टली चांसेस है कि वो हेटेरोट्रॉफ होगा, बहुत कम चांसेस है कि वो ऑटोट्रॉफ होगा। अब ऑटोट्रॉफ में हमने ये बताया कि जो ग्लूकोज सेल के अंदर ही बना ले वो ऑटोट्रॉफ कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा, उस ग्लूकोज को बनाने के लिए अगर एनर्जी सन की यूज होती हो, यानी बैक्टीरिया ग्लूकोज तो बना रहा है बच्चों, लेकिन उसको बनाने के लिए वो एनर्जी सन की ले रहा है, यानी सन एनर्जी को यूज कर रहा है, वो लाइट को यूज कर रहा है, तो ऐसे ऑटोट्रॉफ को बोला जाता है बच्चों फोटो ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ में या तो बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफ होगा, आगे चलकर आएगा आप देखना, या फिर ऑटोट्रॉफिक मतलब जो ग्लूकोज सेल के अंदर बनाएगा, उस ग्लूकोज को बनाने के लिए वो सनलाइट नहीं, केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी को यूज करेगा। जैसे एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, उसके आसपास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को यूज करेगा, या उसके सेल में कोई रिएक्शन चल रही है, उससे एनर्जी निकल रही है, उसको यूज करेगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर सनलाइट की एनर्जी यूज किए बिना अगर ग्लूकोज बना ले तो वो कहलाता है कीमो ऑटोट्रॉफ। और जो सनलाइट की एनर्जी से बनाए वो कहलाता है फोटो ऑटोट्रॉफ। तो बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर क्वेश्चन आता है वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि बैक्टीरिया का वास्ट मेजोरिटी कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफ, और कुछ बैक्टीरिया कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ दो टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। चलो भाई, फोर्थ क्राइटेरिया बच्चों हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन का क्या तरीका होगा बच्चों। चलो जी, इसको जानते हैं। रिप्रोडक्शन कहा गया बच्चों, रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होता है बैक्टीरिया में। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होता है बैक्टीरिया में, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है, लेकिन जो ज्यादा कॉमन होगा बच्चों वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जनरली बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम बैक्टीरिया में देखा जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी असेक्सुअल में मोस्ट कॉमन जो होता है बच्चों
यानी बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन करने का जो आम तरीका होता है वो फिजन होता है। फिजन, फिजन मतलब मैं समझाऊंगा कि बैक्टीरिया का एक सेल दो सेल में टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि ये कोई बैक्टीरिया है एक बच्चों, ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के सेल का साइज बढ़ेगा और सेल का साइज बढ़ने के बाद ये दो बैक्टीरिया में टूट जाएगा, मतलब ये दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है फिजन। फ्यूजन मतलब मिल जाना और फिजन मतलब अलग हो जाना, टूट जाना। तो ये जो सेल होगा इससे टूटकर, इससे अलग होकर एक और सेल बनेगा या ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को बोला जाता है फिजन। और इस रिप्रोडक्शन में कहीं पर भी गैमीट फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए ये असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में तो बच्चों लंबी कहानी है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया माना जाता है इस अर्थ पर सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सबसे पुराने और सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो बच्चों इवोल्यूशन में पढ़ा जाता है। लेकिन यहां पर आपको याद ये रखना है कि किंगडम मोनेरा जो होगा, उस किंगडम मोनेरा के मेंबर्स को मोनेरियंस या बैक्टीरिया बोला जाएगा। उन मोनेरियंस या बैक्टीरिया में सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वास्ट मेजोरिटी में हेटेरोट्रॉफिक होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑटोट्रॉफ होंगे। ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ भी होगा, कीमो ऑटोट्रॉफ भी होगा, और रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा। असेक्सुअल में मोस्ट कॉमन होता है फिजन बच्चों। चलो जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, किंगडम मोनेरा में जो क्राइटेरिया पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ एडिशनल नॉलेज बच्चों, एडिशनल पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में मैं उनको समझाता हूं। किंगडम मोनेरा के रिगार्डिंग जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको बच्चों पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं जो यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होगा, कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, और रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल होगा। बच्चों एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। जरा बात समझना, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा मतलब किंगडम मोनेरा के केवल, सोल का मतलब होता है ओनली, केवल बच्चों के किंगडम मोनेरा के केवल मेंबर बैक्टीरिया होंगे और कोई नहीं होगा। यानी किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावा कोई दूसरा मेंबर, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं आता। किंगडम मोनेरा में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं आता। चलो भाई, बैक्टीरिया बच्चों इस अर्थ पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बैक्टीरिया एक सेल से बना होता है और एक सेल का साइज बहुत छोटा होता है बच्चों, हम सेल को नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। क्योंकि बैक्टीरिया एक सेल से बना होगा इसलिए उसका साइज बहुत छोटा होगा, और जिस ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा हो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इस धरती पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा बैक्टीरिया। कोई ऐसी जगह नहीं इस अर्थ की जहां बैक्टीरिया ना हो। हवा में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया, मिट्टी में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया, हवा, मिट्टी, पानी, बर्फ, यानी आप समझिए कोई जनरली कहा जाता है ऐसी कोई जगह नहीं अर्थ की जहां पर बैक्टीरिया ना हो। इसीलिए बैक्टीरिया को कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी जो बैक्टीरिया वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मोस्ट अबंडेंट उसको बोला जाता है जो सबसे ज्यादा हो, तो बैक्टीरिया को बोला जाता है मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि ये इस धरती पर सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। बच्चों बैक्टीरिया हवा में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। एनसीईआरटी लिखता है बैक्टीरिया ऐसी जगह भी मिलेंगे जहां हम ख्याल भी नहीं कर सकते। जैसे हमको बैक्टीरिया मिलेंगे ऐसे पानी में जिस पानी का टेम्परेचर बहुत हाई हो, जिनको हॉट स्प्रिंग्स बोला जाता है, जो ऐसे झरने हो बच्चों जिनका पानी बहुत गर्म होता है। यानी बॉइलिंग वाटर में भी बैक्टीरिया मिलते हैं। आप समझिए बैक्टीरिया कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे कि वो बॉयल होते हुए पानी में भी मिलेंगे। आप बॉइलिंग वाटर में अपनी फिंगर को डिप कीजिए, फिंगर बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। लेकिन उसी बॉइलिंग वाटर में बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब ऐसे भी बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, जो बर्फ वाले इलाकों में पाए जाते हैं बच्चों, जो ओशियंस की गहराई में पाए जाते हैं, ओशियंस की उस गहराई में जहां कोई बाकी दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। और अगर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखोगे, जब आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। अगर आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर ज्यादा आसान लगेगा कि उसमें क्या होगा, सेल एनवेलप होगा, मतलब सेल के बाहर कवरिंग होगा और सेल के अंदर डीएनए होगा, कुछ और थोड़ा मटेरियल होगा। लेकिन यहीं आप यूकैरियोटिक सेल को पढ़ोगे तो सेल के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, एडिशनल फीचर, फंक्शन वो सब होंगे। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इन दोनों को कंपेयर करो तो प्रोकैरियोटिक के सेल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा। लेकिन बच्चों बैक्टीरिया का बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। बैक्टीरिया ऐसे होंगे जैसे कोई ऐसा बच्चा जो देखने में तो बहुत सीधा शरीफ लगता हो, बहुत शरीफ है भाई, लेकिन हो बहुत ज्यादा नोटी, ये शरारती बहुत ज्यादा है। आप देख के तो लगेगा नहीं भाई ये तो क्लास में कुछ भी नहीं करता है, तो चुप रहता है। जैसे ही टीचर बाहर निकलेगा देखो एकदम पेन इससे पेन लेना, इसको मारना, उसको परेशान करना, इसको परेशान करना। तो देखने में तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया का बिहेवियर कि इस बैक्टीरिया से इंसान की डेथ भी हो जाती है बच्चों। आप सोचिए, इंसान जिसमें ट्रिलियन सेल, जिस इंसान में ट्रिलियन सेल, उस इंसान की डेथ एक छोटे से बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाती है। एक तो नहीं, मतलब उनके नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक एक कर जब कोई बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो बैक्टीरियल डिजीज मतलब बैक्टीरिया की वजह से इंसानों की डेथ भी हो जाती है। इतना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इनका होता है और स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है बच्चों। तो आपको बैक्टीरिया में क्या क्या याद रखना है? बैक्टीरिया में याद ये रखना है कि बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे। लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, मतलब लिखेंगे हम बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे एयर में, सॉइल में, वाटर में। लेकिन बच्चों कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं। लिव इन, बैक्टीरिया की बात चल रही है, लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट क्या होते हैं बच्चों? एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब जो नॉर्मल से हटकर रहने की जगह होती है। जैसे आप सोचो कि बर्फ कोई रहने की जगह थोड़ी है भाई, बर्फ में हम तो नहीं रह सकते, इंसान तो बर्फ में नहीं सरवाइव कर सकता कि परमानेंटली बर्फ में रहे। आप सोचो बर्फ हो गया, ओशियंस की गहराई हो गई, हॉट स्प्रिंग खोलते हुए झरने हो गए, तो वहां तो जनरली कोई सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे हैबिटेट को बोला जाता है एक्सट्रीम हैबिटेट। क्या बोला जाता है बच्चों? एक्सट्रीम हैबिटेट। तो बैक्टीरिया रहते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, एक्सट्रीम हैबिटेट
सच एज, जैसे कि सच एज हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, और बच्चों बर्फ में, स्नो में बच्चों, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, स्नो एंड डीप ओशियन, डीप ओशियंस, ये सब। तो ये एक्सट्रीम हैबिटाट में रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन। और बच्चों बैक्टीरिया बहुत सिंपल होते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। ये पॉइंट आपको ऐसे याद रखने बच्चों, एज इट इज जैसे लिखाए जा रहे हैं। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बट लेकिन स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है बच्चों, लेकिन कहा गया वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, वो बिहेवियर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स कि बैक्टीरिया से डेथ भी हो सकती है। और एक पॉइंट और समझना बच्चों, आपको लिविंग वर्ल्ड में एक टर्म पढ़ाया गया था, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको मेटाबॉलिज्म बोला था। और अगर आपने मेटाबॉलिज्म बच्चों अच्छे से पढ़ा हो तो वहां पर हमने लिखा था जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में मेटाबॉलिज्म होता है, हर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है। तो बैक्टीरिया में भी मेटाबॉलिज्म होता होगा, बिल्कुल होता होगा। अब जरा समझिएगा मेटाबॉलिज्म की कहानी। कहा गया कि एज अ ग्रुप, अगर हम बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को देखें, हमारे पास एक बैक्टीरिया, उसके अंदर होने वाली रिएक्शन, दूसरा बैक्टीरिया, उसके अंदर होने वाली रिएक्शन, एक थर्ड बैक्टीरिया, उसके अंदर होने वाली रिएक्शन। तो एज अ ग्रुप अगर हम बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखें, एज अ ग्रुप अगर हम बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखें और हम किसी दूसरे ग्रुप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखें, जैसे हम देखते हैं प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कि एक प्लांट में कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दूसरे में एक्टिविटी, तीसरे में एक्टिविटी, तो ये देखा जाता है बच्चों कि बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा वैरायटी होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की। मतलब क्या हुआ, एक बैक्टीरिया में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा उसमें बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होंगी जो दूसरे में नहीं होंगी। अब इस दूसरे बैक्टीरिया में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होंगी जो पहले में नहीं होंगी। इन दोनों से हटकर किसी अलग बैक्टीरिया में ऐसी एक्टिविटी होंगी जो किसी और में नहीं होंगी। मतलब हर बैक्टीरिया में अपनी कुछ अलग अलग खास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ऐसा हमारे अंदर नहीं होता, हर इंसान में लगभग एक जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, प्लांट में एक जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप से मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। और इस पर स्टेटमेंट की फॉर्म में बच्चों क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के तौर पर शो करते हैं, दिखाते हैं। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, इसको बच्चों में हाईलाइट करके लिखूंगा, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो, ये स्टेटमेंट बन सकता है नीट में, शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, वैरायटी का मतलब टाइप, मोस्ट एक्सटेंसिव मतलब बिल्कुल हटकर। अब आपको स्टेटमेंट लिख कर देगा, पहला स्टेटमेंट ये लिख दिया, दूसरा स्टेटमेंट ये लिख दिया, तीसरा स्टेटमेंट ये लिख दिया और फोर्थ स्टेटमेंट ये लिख दिया। अब इनमें से पूछेगा बताओ कितने स्टेटमेंट सही हैं या कितने स्टेटमेंट गलत हैं बच्चों। इन स्टेटमेंट को चेंज कर देगा। आपको ऐसे ही याद रखना है, किंगडम मोनेरा में पहला पॉइंट क्या है, किंगडम मोनेरा में केवल बैक्टीरिया आते हैं।
ये सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर जगह पाए जाते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटाट में देखे जाते हैं, एक्सट्रीम हैबिटाट, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशियन। इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, और एज अ ग्रुप बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है। और लास्ट बच्चों, बैक्टीरिया अलग अलग शेप में एग्जिस्ट करते हैं और 4 कॉमन शेप देखी जाती है बच्चों। 4 डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, 4 अलग अलग शेप्स देखी जाती हैं बैक्टीरिया की, यानी बैक्टीरिया 4 अलग अलग शेप में देखे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी शेप होती हैं लेकिन हमारे सिलेबस में जो डिस्कस की गई मोस्ट कॉमन बच्चों वो 4 शेप। कैसी? कुछ बैक्टीरिया बच्चों ऐसे होंगे जो देखने में स्फेरिकल होंगे, समझना जरा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो देखने में स्फेरिकल होंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो देखने में बाहर से माइक्रोस्कोप में रॉड लाइक दिखेंगे, रॉड लाइक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे बच्चों जो देखने में कोमा लाइक लगेंगे, जैसे कोमा लगाया जाता है बच्चों उस तरह से दिखेंगे, कोमा लाइक बैक्टीरिया, कोमा शेप बैक्टीरिया, ऐसे बच्चों कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होंगे। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे बच्चों जिनका शेप जो होगा वो स्पाइरल होगा, वो ऐसे स्पाइरल शेप में प्रेजेंट होंगे, इस तरह से बच्चों। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, फ्लैजिला बताएंगे उनको ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये जो शेप होगा इस शेप को बोला जाएगा स्पाइरल शेप बच्चों। अब शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया के नाम रखे गए, जरा उसको समझना। जो बैक्टीरिया स्फेरिकल होगा उसको बोला जाता है कोकस। जब भी बैक्टीरिया के नाम में कोकस लगा हो तो आप समझेंगे ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया। और जब बैक्टीरिया रॉड लाइक होगा तो उसके नाम में लगा होगा बैसिलस बच्चों। क्या लगा होगा? बैसिलस। जो बैक्टीरिया स्फेरिकल होंगे वो कोकस कहलाएंगे, जो रॉड लाइक होंगे वो बैसिलस कहलाएंगे, जो कोमा शेप्ड होंगे उनको विब्रियो बोला जाएगा, विब्रियो बोला जाएगा। कोकस मतलब बैक्टीरिया देखने में स्फेरिकल, बैसिलस मतलब बैक्टीरिया देखने में रॉड लाइक, विब्रियो मतलब बैक्टीरिया देखने में कोमा शेप, और स्पाइरिलम अगर लिखा होगा, स्पाइरिलम अगर लिखा होगा तो बैक्टीरिया देखने में स्पाइरुलम होगा बच्चों। और यहां एक बैक्टीरिया को बोल देते हैं विब्रियम, एक को बोलते हैं विब्रियम, विब्रियम। तो कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरुलम, ये बच्चों 4 डिफरेंट शेप है। जैसे आप सुनोगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, विब्रियो कोलेरा। तो आप बैक्टीरिया के नाम जो सुनोगे उसमें कुछ नाम ऐसे होंगे जो शेप से डिसाइडेड होंगे। जैसे बच्चों बैसिलस बैक्टीरिया में ही आपको अगर इन बैक्टीरिया का प्लूरल लिखना हो तो उसको बोलते हैं बच्चों बैसिलाई। मतलब क्या हुआ कि अगर एक, नीचे वाले में लिखना था, अगर आपको स्फेरिकल बैक्टीरिया का प्लूरल लिखना हो तो उसको बोला जाता है कोकाई बच्चों। कोकाई का क्या मतलब है कि बहुत सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया, ये प्लूरल है बच्चों। कोकस जो होगा वो सिंगुलर होगा, एक बैक्टीरिया स्फेरिकल तो कोकस और बहुत सारे तो कोकाई। इसी तरह बच्चों एक रॉड शेप तो बैसिलस और बहुत सारे होंगे तो उनको बोला जाएगा बैसिलाई। क्या बोला जाएगा? बैसिलाई। तो कोकाई मतलब बहुत सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया, बैसिलाई मतलब बहुत सारे रॉड शेप बैक्टीरिया, और जो मैंने लिखा था विब्रियो मतलब बहुत सारे कोमा शेप बैक्टीरिया, और अगर लिखा रहे स्पाइरिला तो इसका मतलब बहुत सारे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया।
बहुत सारे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो बच्चों स्फेरिकल, रॉड लाइक, कॉमा शेप, स्पाइरल, कॉकस, बेसिलस, विब्रियम, स्पाइरुलम, ये 4 शेप हो गए बैक्टीरिया के। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों? आपको याद रखना है किंगडम मोनेरा में जो मेंबर्स होंगे उनको बैक्टीरिया बोला जाएगा। किंगडम मोनेरा में केवल बैक्टीरिया आएंगे। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट में देखे जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, ओशियंस के डीप में, डीप ओशियन, स्नो, इन सब जगह पर बैक्टीरिया देखे जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और बच्चों बैक्टीरिया एज अ ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। बैक्टीरिया की 4 शेप होती है, कोकस, बेसिलस, विब्रियम, स्पाइरुलम। कोकस का प्लूरल होगा कोकाई, बेसिलस का प्लूरल होगा बेसिलाई, विब्रियम का प्लूरल होगा विब्रियो, स्पाइरुलम का प्लूरल होगा स्पाइरुला। और किंगडम मोनेरा में सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादातर में बच्चों ऑटोट्रॉफ और कुछ में हेटेरोट्रॉफ, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, सेक्सुअल, और असेक्सुअल में मोस्ट कॉमन बच्चों फिजन। तो इतना बच्चों आज हम रखते हैं किंगडम मोनेरा में। नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किंगडम मोनेरा को कैसे डिवाइड किया गया। तो बच्चों यहां तक आपको याद करना है, जितना आप पढ़ें डेली उसको आप याद भी करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।